नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसलों की। दो बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिससे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता बहाल हुई है आम जनता की नज़र में। एक मामला हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला जुड़ा हुआ है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से। आपको पता होगा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। दिल्ली पुलिस कह रही थी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। भारत सरकार के एक तरह से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी एक तरह से कह रहे थे कि पीई में क्या दिक्कत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त आदेश जारी किया कि एफआईआर दर्ज होगी और आज ही होगी। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से ये भी कहा कि जो लड़की नाबालिग है, जो वो शिकायत दर्ज कर रही है कि उसको जान का खतरा है, तो उसकी सिक्योरिटी थ्रेट का वो एनालिसिस करें और उसके हिसाब से सुरक्षा देने की बात करें। कपिल सिब्बल वकील ने कहा था कि अ, कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जाँच होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर छोड़ दिया कि वो तय करें कि वो जाँच की दिशा-दशा क्या होगी, लेकिन एफआईआर दर्ज होगी। अब दरअसल दिल्ली पुलिस पूरी बहानेबाजी कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बहानेबाजी का कचूमर निकाल कर रख दिया है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर किस्म किस्म का अपराध है, तो पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का भी हक है। यहाँ तो सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही थी। और ये गंभीर किस्म के अपराध में हत्या भी आता है, यौन शोषण भी आता है, बलात्कार भी आता है। और ये दरअसल ये मामला तो पॉस्को से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक महिला पहलवान, जो 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई है, ऐसा माना जा रहा है, जिसमें से एक 18 साल से कम उम्र की है, नाबालिग है, तो उसको पॉक्सो एक्ट लगता है। और ये दिल्ली पुलिस को भी पता था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी पता था कि मैंडेटरी है किसी भी पुलिस के लिए, एसएचओ के लिए, कि वो या तो एक वाजिब वजह दे, बताए कि क्यों वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, नहीं तो मैंडेटरी है, अनिवार्य है एफआईआर दर्ज करना। और यही चीज़ें शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी आज याद दिलाने की कोशिश की। नहीं तो सज़ा 6 महीने से लेकर 2 साल की हो सकती है। निर्भया रेप केस 2012 में दिसंबर में जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई थी। उस कमेटी ने भी अपनी तरफ से सिफ़ारिश की थी कि ऐसे मामलों में, संज्ञेय अपराध के जो मामले हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गंभीर किस्म के आपराधिक मामले हैं, सरल भाषा में कहा जाए, गैर ज़मानती जो हैं कम से कम, उस मामले में पुलिस बच नहीं सकती, पुलिस को एफआईआर दर्ज करानी ही होगी। अगर कोई पुलिस का एसएचओ एफआईआर नहीं दर्ज कराता, तो शिकायतकर्ता एसपी के पास जा सकता है। फिर एसपी अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे सकते हैं और शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और मजिस्ट्रेट के पास जो वो शिकायत दर्ज कराएगा, मजिस्ट्रेट उसी शिकायत को एफआईआर का रूप दे सकता है या फिर संबंधित थाने को कह सकता है कि ये एफआईआर हमने अपनी तरफ से दर्ज कर ली, अब इसके आधार पर आगे कार्रवाई कीजिए, धाराएँ लगाइए। तो इतना सख्त कानून है और इसकी अवहेलना हो रही थी। अब दिल्ली पुलिस जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बार-बार बात कर रही थी, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस बात की नहीं होती कि अब जो आरोप लगाए गए हैं वो सच हैं, झूठ हैं, उनमें विश्वसनीयता है बनती है, नहीं बनती है, फर्जी हैं, आधे-अधूरे हैं। वो सिर्फ़ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस बात की होती है कि ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। और सुप्रीम कोर्ट में आज स्वीकार भी कर लिया गया दिल्ली पुलिस से कि साहब ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है शिकायत, तो ने ज़रूरी हो गया एफआईआर दर्ज कराना और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और ये देखना दिलचस्प है कि एफआईआर में धाराएँ कौन-कौन सी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई जाती हैं और कितनी जल्दी पूछताछ के लिए पुलिस उनके दर पर पहुँचती है, कितनी जल्दी गिरफ्तारी होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान की भावना का प्रदर्शन करने के साथ-साथ भी उन्होंने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बड़ी उम्मीद जताई है, बड़ा सहारा दिया है एफआईआर दर्ज करके, लेकिन जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। और बृजभूषण शरण सिंह पर अदालती जो
एक तरह से हम कह सकते हैं तलवार और ज़्यादा लटक गई है क्योंकि पॉस्को का मामला भी है और पॉस्को का मामला तो बहुत गंभीर मामला है। तो क्या फँसते हुए नज़र आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को सलाम करने का मन करता है कि ऐसे मामले में जब प्रधानमंत्री चुप थे, गृह मंत्रालय चुप था, दिल्ली पुलिस खामोश थी और मोदी सरकार की बड़ी-बड़ी महिला जो मंत्राणी हैं, वो सब खामोश थे और ऐसे में महिला पहलवान 4-5 दिन सड़कों पर रातें बिताते हैं और वहीं पर वो अपनी एक्सरसाइज़ भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। इस बीच उनको वीरेंद्र सहवाग का सहयोग मिलता है, उनको अभिनव बिंद्रा की मदद मिलती है, कपिल देव उनके लिए आते हैं, नवजोत सिद्धू उनके समर्थन में आते हैं। ऐसे ही कुछ और लोग भी सामने आते हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब एक दूसरी खबर है हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि हेट स्पीच पर राज्य सरकारों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ही होगी क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, गरिमा के खिलाफ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी इससे बाधित होती है और देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई शिकायत दर्ज करे ना करे, राज्य सरकार को अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, डबल बेंच केएम जोसेफ साहब की और जस्टिस नागरत्ना की जो बेंच है उसने ये फैसला सुनाया है और किस सिलसिले में सुनाया है? हेट स्पीच को लेकर उनके पास मामले गए थे और सुप्रीम कोर्ट का रुख बड़ा सख्त रहा था। बीच में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या राज्य सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो कार्रवाई नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट ने टेलीविज़न चैनलों में जो बहस होती है उसको लिए भी ज़िम्मेदार ठहराया था कि चैनलों में बहस होती है जिसमें हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाता है, एक तरफ़ा हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाता है। एंकरों की भूमिका भी को लेकर भी बड़े गंभीर किस्म के सवाल उठाए थे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर भी तोहमत लगाई थी, क्या वो नपुंसक हो गई हैं जो अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करती हैं और हेट स्पीच का मसला आने पर वो क्यों काँपती हैं, क्यों फैसला लेने से डरती हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी जोड़ा था कि धर्म को राजनीति से जब तक अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हेट स्पीच का ये दौर चलता रहेगा और धर्म को राजनीति से, राजनीति को धर्म से अलग-अलग किया जाना, दोनों की को अलग-अलग किया जाना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इस बात पर ज़ोर दिया। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि राज्य सरकारें अब इस आदेश के बाद कितनी तेज़ी से हरकत में आती हैं, क्या हेट स्पीच का सिलसिला थमता है? क्या किसी टेलीविज़न चैनल के एंकर, किस टेलीविज़न चैनल के संपादक भी इस पर गौर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अपने एंकरों को ताकीद करेंगे कि वो हेट स्पीच को बढ़ावा नहीं दें और इस तरह की बहस नहीं कराएँ, इस तरह के विषय नहीं छेड़ें, इस तरह का टॉपिक मत रखें, इस तरह का हेडिंग नहीं लगाएँ, जिससे हेट स्पीच को बढ़ावा मिले और वो भी एक तरफ वाली हेट स्पीच को ज़्यादा बढ़ावा मिले, जैसा कि हम गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और के चैनलों में हम आम तौर पर देखते हैं कि हिंदुत्व वाली बात, जिसमें सत्ता पक्ष को फ़ायदा हो, सत्ता पक्ष के नेता जो बोल रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और विपक्ष की आवाज़ संसद में भी दबाई जाती है और सड़क पर आवाज़ उठती है तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स लगा दिया जाता है और चैनलों में भी विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है, ऐसा मोटे तौर पर कहा गया है। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है हेट स्पीच को लेकर और राज्य सरकारों के हाथ में अब बहुत कुछ दे दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि चैनलों पर इसका कितना असर पड़ता है। लोग जो नेता बदज़ुबान नेता हैं, बयान बहादुर हैं, उनके बयानों पर कितना असर पड़ता है और राज्य सरकारें दलगत राजनीति से उठकर इस मसले पर अपनी तरफ से संज्ञान लेकर कितनी एफआईआर दर्ज कराती हैं और एफआईआर दर्ज कराने के बाद आगे कार्रवाई किस रूप में करती हैं। ऐसा ना हो कि कहीं पर बीजेपी की सरकार हो, तो अपने लोगों के खिलाफ तो मामले दर्ज नहीं हो, दूसरों को फँसाने की कोशिश हो। इसी तरह गैर बीजेपी की जहाँ सरकार हो, कांग्रेस की हो या ममता बनर्जी की ख़ास तौर से वहाँ पर बीजेपी के नेताओं को फँसाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई मकसद हल नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बड़ा सख्त आदेश जारी किया है। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, विद्रोही 7 ट्विटर हैंडल है और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।